नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पीछे क्लास कर रहे थे तो इन्वायरमेंटल साइंस की क्लास किए, पर्यावरण विज्ञान से संबंधित क्लास अभी तक हमने लास्ट कल तक पूरा कर लिया इन्वायरमेंट साइंस को, पर्यावरण विज्ञान को। तो उस वीडियो को आप लोग पूरी तरह से देखकर अपनी तैयारी को मेंटेन कर लीजिए। वह आपके तमाम एग्जामों के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई सारे इसमें छोटे छोटे प्रश्न बताए गए हैं, कई सारी चीजें बताई गई जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आज हम लोग एक नई चीज, एक नई क्लास को लेके आते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कई बार हमारे एग्जामिनेशन में प्रश्नों के रूप में, कुछ अच्छे प्रश्नों के रूप में पूछा जाता है। तमाम सारे बोर्ड परीक्षाओं में या फिर वैसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी इनसे रिलेटिव प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान से क्लास करिएगा। बस एक ही निवेदन कि आप लोग अंत तक क्लास को ज्वाइन रखिए, पूरा अंत तक वीडियो को देखते रहिए। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस के द्वारा आपको एक बेहतरीन क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। कोई समस्या होगी तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को बताइएगा, हम उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगली क्लास से हमारी रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता पे, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता पे। तो रेडियो एक्टिविटी और रेडियो सक्रियता सबसे पहले यही पूछी जाती है कि सर्वप्रथम इसके बारे में किसने बताया, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता के बारे में। तो हेनरी बैक्यूरेल, पी क्यूरी और मैडम क्यूरी ने जो है इसके बारे में बताया था। हेनरी बैक्यूरेल, नोट करिएगा, हेनरी बैक्यूरेल, पी क्यूरी, रॉबर्ट क्यूरी भी कहते हैं इसको, उनको, और मैडम क्यूरी। अब मैडम क्यूरी ने जो है रेडियो सक्रियता के बारे में बताया। खोजकर्ता इनको कह सकते हैं, खोजकर्ता रेडियो एक्टिविटी की, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता कौन है? तो हेनरी बैक्यूरेल, पी क्यूरी और मैडम क्यूरी। जिन तीनों लोगों को एक संयुक्त रूप से, तीनों लोगों को संयुक्त रूप से इस रेडियो सक्रियता की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। इसी रेडियो सक्रियता की खोज के लिए इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यही हो जाती है कि रेडियो सक्रियता को किसने बताया। तो रेडियो सक्रियता को हेनरी बैक्यूरेल, पी क्यूरी, मैडम क्यूरी ने बताया, जिसके लिए इन्हें संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए अब कुछ इसके बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में, ऐसे परमाणु, ऐसे एटम जिनके नाभिक में, मतलब न्यूक्लियस में, जिनके न्यूक्लियस या नाभिक में 83 प्रोटॉन से अधिक होते हैं, 83 प्रोटॉन से अधिक होते हैं, मतलब जिनके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या 83 से अधिक है, वे अस्थायी होते हैं। वे कहा जाता है अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। वे अस्थायी होते हैं, मीन्स अनस्टेबल होते हैं। ऐसे परमाणु जिनके न्यूक्लियस में 83 प्रोटॉन से अधिक है, वे अस्थायी होते हैं। और ये अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, ये जो है ऐसे परमाणु अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए एक प्रकार की किरण निकालते रहते हैं, एक प्रकार के कण रेज निकालते रहते हैं, जो रेज अल्फा, बीटा, गामा के रूप में जाने जाते हैं।
जो रेज क्या कहलाते हैं, अल्फा बीटा गामा के रूप में जाने जाते हैं। और इनकी इसी क्रिया को, इनके इस गुण को बोला जाता है रेडियो सक्रियता। और ऐसे परमाणु, ऐसे तत्व को बोला जाता है क्या, रेडियो एक्टिव तत्व या रेडियो एक्टिव परमाणु कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज है कि ऐसे परमाणु जिनके न्यूक्लियस में 83 प्रोटॉन से अधिक है वे अस्थायी होते हैं। अतः ये क्या करते हैं, ये स्टेबिलिटी के लिए मीन्स अस्थायित्व के लिए, ये अस्थायित्व के लिए स्वतः इलेक्ट्रॉन को स्वतः जो है कण उत्सर्जित करते रहते हैं। ठीक है, ये स्वतः के लिए स्वतः जो है कहा गया अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं, और बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं, गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। ऐसे परमाणु जिनके न्यूक्लियस में 83 प्रोटॉन से अधिक है वे अस्थायी होते हैं। अतः ये स्टेबिलिटी के लिए स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणें क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो कहा जा रहा है कि ऐसे परमाणु, ऐसे एटम क्या कहलाते हैं, ऐसे परमाणु रेडियो एक्टिव परमाणु कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव परमाणु कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व या परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, तत्व कहलाते हैं। और यह क्रिया इनकी, और अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जन की क्रिया, अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जन की क्रिया, किरणों के उत्सर्जन की क्रिया रेडियो एक्टिविता कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रिया रेडियो एक्टिविटी कहलाती है, मीन्स रेडियो सक्रियता कहलाती है। कहलाती है रेडियो सक्रियता कहलाती है। आई बात समझ में? ये सामान्य जानकारी थी कि अब पूछा गया कि कौन से किसके परमाणु जो है रेडियो एक्टिवता शो करते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। तो हम बताएंगे कि ऐसे परमाणु जिनके न्यूक्लियस में 83 प्रोटॉन से अधिक हैं वे अस्थायी होते हैं। अतः ये स्टेबिलिटी के लिए स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। ऐसे परमाणु रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव परमाणु, और यह अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जन की क्रिया रेडियो एक्टिवता कहलाती है। क्लियर? आई बात समझ में? अब आगे इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे गामा किरणें निकलती हैं, अगला पॉइंट यह है कि गामा किरणों का जो उत्सर्जन होता है, गामा किरणों का उत्सर्जन, गामा किरणों का उत्सर्जन अल्फा बीटा के बाद होता है, अल्फा बीटा के बाद होता है। ठीक, इनसे जो गामा किरणें निकलती हैं वो कब निकलती हैं, अल्फा बीटा के बाद निकलती हैं। ठीक, ये चीज जानिए। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कौन सा तत्व खोजा गया, कौन सा तत्व, कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व खोजा गया। तो वह रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, रेडियम। सर्वप्रथम कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व खोजा गया, रेडियम खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया और रेडियो एक्टिव तत्व, तो वह रेडियो एक्टिव तत्व इन्हीं पी क्यूरी और मैडम क्यूरी के द्वारा सर्वप्रथम रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की गई। ठीक है, तो चलिएगा अगला पॉइंट नोट करिएगा। कहा जा रहा है कि पी क्यूरी मीन्स रॉबर्ट क्यूरी, या बोल सकते हैं इनको
पी क्यूरी और मैडम क्यूरी ने जो है, पी क्यूरी और मैडम क्यूरी ने एक नए रेडियो एक्टिव तत्व, एक नए रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की, रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की, रेडियम की खोज की। ठीक है, किस रेडियो मतलब रेडियम एक क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है जिसकी खोज किसने की, पी क्यूरी और मैडम क्यूरी ने की। इसके बाद कहा जा रहा है कि अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा के बारे में, मतलब अल्फा बीटा गामा की पहचान या बारे में सर्वप्रथम किसने देखा, तो देखा किसने अल्फा बीटा गामा किरणों रेडियो सक्रियता के दौरान। इन अल्फा बीटा गामा किरणों के बारे में सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने 1902 ईस्वी में, रदरफोर्ड जब अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए उनको जरूरत थी हीलियम मींस अल्फा पार्टिकल्स, तो उन्होंने जो है अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान इसके बारे में जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त की। तो रेडियो एक्टिव जो ये तत्व है, ठीक है, मीन्स कह सकते हैं एक तरीके से इन किरणों की पहचान, रेडियो एक्टिव किरणों की पहचान जो है, रेडियो एक्टिव किरणों की पहचान, रेडियो एक्टिव किरणों की पहचान किसने की, तो रेडियो एक्टिव किरणों की पहचान की बात करें तो रेडियो एक्टिव किरणों की पहचान की किसने भाई, 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड ने किया। 1902 ईस्वी में किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, रेडियो एक्टिव किरणों की पहचान 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड ने किया था। ठीक, आगे समझे। अब देखिए रेडियो एक्टिव किरणों की पहचान 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड ने किया। ठीक, फिर यदि इसके मेजरमेंट की बात आती है कि रेडियो एक्टिव सक्रियता की माप कैसे की जाती है, तो रेडियो एक्टिव सक्रियता की माप जो होती है किसके द्वारा की जाती है बताइएगा, रेडियो एक्टिव सक्रियता की माप किससे की जाती है बताइए भाई, रेडियो एक्टिव सक्रियता की माप जीएम काउंटलर किससे की जाती है, जीएम काउंटलर से की जाती है। रेडियो एक्टिव सक्रियता की माप, सब प्रश्न है सीधे सीधे आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है लाइन टू लाइन। रेडियो एक्टिव सक्रियता की माप, रेडियो एक्टिव सक्रियता की माप किसके द्वारा होती है, जीएम काउंटलर से की जाती है। जीएम काउंटलर से, जीएम काउंटलर से की जाती है। ठीक है, रेडियो सक्रियता की माप जीएम काउंटलर से की जाती है। आगे बात में ये देखिए फिर से बताते हैं आपको, रेडियो एक्टिविटी मीन्स रेडियो सक्रियता खोजकर्ता कौन है, हेनरी बैक्यूरेल, पी क्यूरी और मैडम क्यूरी, जिनको इनके जिस खोज के लिए इनको संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इनको इस खोज के लिए तीनों लोगों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब यहाँ रेडियो सक्रियता से संबंधित कुछ चीजें बताई जा रही कि ऐसे परमाणु जिनके न्यूक्लियस में 83 प्रोटॉन से अधिक हैं वे अस्थायी होते हैं।
अतः ये स्टेबिलिटी के लिए मीन्स स्थायित्व के लिए स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। कौन? जिनके परमाणु में 83 प्रोटॉन से अधिक हैं वो ऐसे परमाणु रेडियो एक्टिव तत्व और यह अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जन की क्रिया रेडियो एक्टिविता कहलाती है। फिर कहा जा रहा है कि गामा किरणों का उत्सर्जन अल्फा बीटा के बाद होता है। गामा किरणों का उत्सर्जन जो होता है वो अल्फा बीटा के बाद होता है। पी क्यूरी और मैडम क्यूरी ने एक नए रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की थी। कहा गया है कि रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज किसने की? तो पी क्यूरी और रॉबर्ट क्यूरी और मैडम क्यूरी ने। रेडियो एक्टिव किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है। फिर क्या कहा गया? रेडियो एक्टिव सक्रियता की माप जीएम काउंटलर से की जाती है। रेडियो एक्टिव सक्रियता की माप जीएम काउंटलर से की जाती है। फिर देखिए जो अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा की बात करें तो अल्फा रेज जो होती है, ठीक है, अच्छे, अल्फा रेज जो होती है वो धनात्मक रेज होती है, पॉजिटिव होता है। अल्फा रेज क्या होता है? धनात्मक होता है। मीन चार्ज जैसे प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो ऐसे अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, मीन्स धनात्मक होता है। फिर बीटा की बात करते हैं तो बीटा पार्टिकल्स ऋणात्मक होते हैं, बीटा पार्टिकल्स ऋणात्मक होते हैं। और गामा की बात करें तो गामा पार्टिकल्स जो होते हैं क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। गामा पार्टिकल्स क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ठीक, तो ये अल्फा बीटा गामा की बात होती है। अल्फा पार्टिकल्स क्या है? पॉजिटिव है, बीटा पार्टिकल्स निगेटिव है, गामा पार्टिकल्स क्या है? न्यूट्रल है। फिर देखिए जब किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, जब किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व से, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं तो कहा जाता है कि अल्फा कण या अल्फा कण निकलने से, अल्फा कण निकलने से परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी, परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी, परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है, 4 की कमी। ठीक, और परमाणु संख्या में 2 की कमी, परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी और कहा जा रहा परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी। परमाणु संख्या में क्या होगा? 2 की कमी होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बात समझिएगा, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो कहा गया हीलियम एटम है। अल्फा पार्टिकल्स क्या है? हीलियम एटम है, 2He4 है। अल्फा पार्टिकल्स क्या है? 2He4, अल्फा हीलियम्स के एटम है। तो जब अल्फा पार्टिकल्स निकलता है तो इसका मतलब एक हीलियम एटम निकल गया उसका, और जब एक हीलियम एटम उसका निकल गया तो उसके परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी और उसके परमाणु संख्या में, परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हो जाती है। ठीक, फिर आगे बात सुनिए। तो ये अल्फा कण निकलने से परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी और परमाणु संख्या में 2 की कमी। लेकिन बीटा कण निकलने से क्या होता है? देखिए बीटा कण निकलने से कहा जाता है कि जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व से, किसी तत्व से बीटा कण निकलेगा, क्या निकलेगा? बीटा कण निकलेगा, तो बीटा कण के निकलने से उसके परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाएगी, परमाणु संख्या में 1 की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, 1 इकाई की। ठीक, लेकिन द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और गामा किरण निकलने से, गामा किरणों के निकलने से उस तत्व के परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु द्रव्यमान में कोई कमी नहीं होती है।
क्लियर? आई बात समझ में? ये किसी रेडियोएक्टिव तत्व से बीटा कण निकलता है तो बीटा कण निकलने से उसके परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि हो जाएगी, लेकिन द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन यदि बात किया गया कि यदि किसी से क्या निकल रहा है, गामा किरण निकल रहा है, तो उसके द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर? आई एक बात समझ में? तो इतनी चीजों को आप लोग तैयार करिएगा, ठीक है। और जहां तक है हमारे चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों से बताइएगा कि अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस के द्वारा खूब अच्छी तैयारी कराई जा रही है। स्टेप वाइज एक एक पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, उन पॉइंट्स को बताई जाती हैं, चैप्टर वाइज क्लास दी जाती है। साथियों, तो आप सभी हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक। हम आपको एक अच्छे आयाम, एक अच्छी प्रयास, एक अच्छे मंजिल की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, अब करते रहेंगे। आप सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद।